मैं रवि कुमार। स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि झारखंड के क्लासेस के साथ साथ अब इतिहास के क्लासेस भी चलेंगे और विशेष रूप से इन कक्षाओं में यह ध्यान रखा जाएगा कि आपके जो सामान्य अध्ययन में इतिहास आते हैं उसको कैसे तैयारी की जाए, किस ढंग से कवर किया जाए। क्योंकि जो सामान्य अध्ययन के इतिहास होते हैं उसका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। बाकी परीक्षाओं में जो इतिहास स्पेशल किसी परीक्षा में सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है तो वहाँ पर अलग नेचर होता है, और केवल जीएस का अगर बात किया जाए तो अलग नेचर होता है। तो इतिहास के संदर्भ में पहले आपको ये समझ लेना है कि पहले एक ट्रेंड बना हुआ था कि इतिहास आपका सामान्य अध्ययन का इतिहास मीन्स जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़कर चले जाना है, तो सामान्य अध्ययन का इतिहास जो है खत्म। यानी कि पहले ऐसा होता भी था, अगर 30 क्वेश्चन इतिहास से आ रहे हैं तो उसमें से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपका आधुनिक भारत के इतिहास से रहा करता था। लेकिन अब वो ट्रेंड बदल चुका है। 27 दिसंबर को हुए बीपीएससी की परीक्षा में आपने देखा होगा कि आधुनिक भारत के साथ साथ मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के इतिहास को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से झारखंड की चर्चा करेंगे। तो झारखंड में तो स्पष्ट कर ही दिया है कि 5 मार्क्स जो हैं प्राचीन भारत से होंगे, 5 मार्क्स मध्यकालीन भारत से होंगे और 5 मार्क्स आधुनिक भारत से होंगे। इसका अर्थ है कि आप किसी को भी कम महत्व नहीं दे सकते। दूसरी समस्या यह है कि मुख्य परीक्षा में भी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास को समान रूप से महत्व दिया गया है। इट मीन्स कि आपको इतिहास के तीनों भाग पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा, खास करके प्री एग्जाम के लिए। क्योंकि वहाँ पर तो आपका कोई 2 सेक्शन को भी अच्छी तरह से कर लिए तो मुख्य परीक्षा में काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ काम चलने वाला नहीं है। अगर एक सेक्शन भी बिक रहा तो आपको 5 मार्क्स के सीधे सीधे नुकसान हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इतिहास की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिस दिन उत्पत्ति हुई या उससे पहले भी आप बोल सकते हैं, उस समय से आपका जो है भूगोल विषय का उत्पत्ति हो गया। और जब इस पृथ्वी पर मानव का विकास शुरू हुआ तो इतिहास विषय का जन्म हुआ। यानी कि पहला विषय जो है आपका भूगोल है, दूसरा विषय इतिहास है मानव सभ्यता का। तो भूगोल और इतिहास में बहुत गहरा संबंध है। यानी कि जिस ढंग से भूगोल का अध्ययन बिना मानचित्र के अधूरा माना जाता है, इतिहास के अध्ययन भी जो है बिना भौगोलिक ज्ञान और मानचित्र का अधूरा माना जाता है। बोर्ड जल्द ही आने वाले हैं, फिर मानचित्र के साथ भी पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग रणनीति पर बात कर रहे हैं। तो पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत गहराई में भी नहीं जाना है। पहले ट्रेंड आपको समझना होगा कि आखिर इतिहास से कैसे प्रश्न झारखंड में पूछे जाते रहे हैं या अन्य आयोगों के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अगर इस ट्रेंड को नहीं समझिएगा तो आपका सारा का सारा मेहनत जो है बेकार चला जाएगा। आप बहुत मेहनत करेंगे, छोटे छोटे फैक्ट्स याद करेंगे और वहाँ पर जाएंगे तो या तो आप भूल जाएंगे या फिर जो आप याद करके गए हैं वो आया नहीं। तो इतिहास में सिर्फ याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट में भी यही लागू होता है। लेकिन साथ साथ याद फैक्ट्स के साथ साथ आपकी अवधारणा भी पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इतिहास जैसे विषय पर नियंत्रण पा सकेंगे। चाहे जो भी क्लासेस मैंने लिए हैं अभी तक झारखंड के, या जो भी मैं नोट्स वगैरह करंट अफेयर्स के डालता हूँ या अन्य नोट्स मैंने डाले हैं फेसबुक पेज पर, ब्लॉग पर, तो मैं इसका विशेष ध्यान रखता हूँ कि आपके परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है वहीं तक कंसंट्रेट रहूं। ठीक है, लिखने का तो बहुत कुछ लिखा सकता है किसी भी टॉपिक पर, लेकिन वो परीक्षा में आते नहीं। परीक्षा में क्या आते हैं नहीं आते हैं
दोनों को जानना बहुत जरूरी है। क्या नहीं आते हैं वो शायद तो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ों को समझते हैं तो तैयारी खुद भी आप कर सकते हैं। नहीं समझते हैं तो एक अच्छे मार्गदर्शक की आपको जरूरत पड़ेगी, ये मान करके चलिए, अन्यथा आप में भटकाव आ सकता है। अब बात करते हैं कि जो सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस जो है अस्पष्ट है। जैसा कि होता है सामान्य अध्ययन के, खास करके प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस जो होते हैं, लगभग सारे आयोग के सिलेबस आप देख लीजिए पूरी तरह से अस्पष्ट होता है। यहाँ पर भी सिर्फ मार्क्स दे दिया गया है कि 5-5 मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ जो पहला आपका स्टेप आता है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जहाँ आपके प्रश्न बनते हैं वो शुरू होते हैं पाषाण काल से। ठीक है, पाषाण काल में आपका हो गया, उसके बाद मानव के द्वारा धातु की खोज की गई। धातु में पहले तांबा कांसा का प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता जो आप जानते हैं कांस्य युग में शामिल किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। उसके बाद सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग माने जाते हैं कि भारत के मूल निवासी भी थे, कुछ लोग बाहरी भी थे। लेकिन जब आर्यों का आगमन हुआ भारत में तो उन्हें जो है भारत के पूर्व की ओर पराजित कर एक तरह से ढकेल दिया गया और कुछ साउथ की ओर चले गए, और आर्यों का जो प्रभाव था वो पूरी तरह से उत्तरी भारत में फैल गया। और आर्यों का जो काल जब शुरू हुआ तो उस समय 2 काल में आपको वहां पर अध्ययन करना है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल तक में आपका लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल से जो है लोहा का प्रयोग शुरू हुआ। अब ये वैदिक काल था क्योंकि वेदों की रचना हुई। उसके बाद आपको बुद्ध और जैन का काल आया, उसको पढ़ना है। वहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं बुद्ध और जैन से, आप देखते होंगे। वैदिक काल के बाद बुद्ध जैन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पर भी कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे सम्मेलन हो, अध्यक्ष किस सम्मेलन के, बहुत सम्मेलन कौन अध्यक्ष थे, कहाँ हुआ था, कौन राजा थे उस समय। और उसके बाद आता है आपका मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, खास करके शिलालेखों से। और फिर आता है आपका मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में मुख्य रूप से आपका कौन कौन वंश थे, उसके संस्थापक कौन थे, यहाँ से ज्यादा आपके प्रश्न रहते हैं। उसके बाद जो आपका आता है गुप्त काल, और फिर आता है गुप्तोत्तर काल, और फिर हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन के बाद जो है देश में राजपूत काल का आगमन होता है, जिसमें देश जो है काफी विभाजित था। इसी दौरान जो है उत्तर पश्चिम भारत से विदेशियों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। उसमें तुर्की प्रमुख थे पहले जो आक्रमण किए। हालांकि उससे पहले ईरानियों को दोबारा भी आक्रमण किया गया था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। सिंध क्षेत्र में आक्रमण किया गया था। यही कारण है कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में सबसे पहले आक्रमण हुआ मुस्लिमों के द्वारा, वो क्षेत्र मुस्लिम बहुल हो गया, और वहां पर स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ, आप देख सकते हैं। तो आप एक चीज को ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, तो पहले क्या हुआ कि जो पहला बड़ा साम्राज्य आप मान सकते हैं मौर्य को, फिर मौर्य टूटा, छोटा छोटा टुकड़ा में बटा, फिर एक बड़ा साम्राज्य आया, वो था गुप्त भी टूटा, फिर एक बड़ा साम्राज्य आया, वो था हर्ष, फिर टूट गया राजपूत में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आया बड़ा साम्राज्य के रूप में। लेकिन जब आप स्टडी करेंगे ये सारा चीज, तो साथ में जो है आपको साउथ इंडिया को नहीं भूलना है। साउथ इंडिया का साथ साथ स्टडी चलेगा। तो एंशिएंट में साउथ इंडिया में कौन थे, ठीक है, चाहे संगम काल से आपको शुरू करना होगा, जब मौर्यों का वहां पर पहला बार प्रभाव बढ़ा, श्रवण बेलगोला वगैरह से प्रश्न रहे करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का चूंकि वहां पर जो समाधि लेने गए थे। साथ ही आपका विदेशियों के आक्रमण को ध्यान रखना है। और सारे राजवंशों में कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
और सांस्कृतिक सुधार हुए थे, उनके कुछ विशेषताएं थी, कुछ कलात्मक चीज हो गए, इनमें से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये आपका हुआ एंशिएंट, और ये सारा चीज मिल करके बनता है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। ठीक है, तो इस ढंग से आपको स्टडी करना है। उसके बाद आता है मध्यकाल। तो जो कंसेप्ट प्राचीन काल के लिए बताया गया है कि बड़ा राज्य और छोटा राज्य, यहाँ भी वही लागू होता है। पहले दिल्ली सल्तनत जो था, वहां पर कई वंश आए, जिसमें गुलाम वंश हो गए, फिर आपका खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, लोधी हो गया, ऐसे प्रमुख वंश था। उसके बाद छोटे छोटे राज्यों में बट गया पूरा उत्तर भारत। दक्षिण भारत में उस समय विजयनगर बहमनी का चल रहा था, बहमनी भी फिर 4-5 पार्ट में बट गए। तो यहाँ पर फिर देखते हैं कि छोटे छोटे राज्य बन गए, अवध में, बंगाल में। फिर मुगलों ने इसको एक किया, एक बड़ा राज्य बना। फिर मुगलों के बाद बंगाल, बिहार, सिरसा वगैरह जो आए, उसके बाद सिरसा के उत्तराधिकारी वगैरह उधर रह गए। गुजरात में हो गए, मालवा में हो गए, राजपूत तो कभी नियंत्रण में अच्छी तरह से आए ही नहीं। ठीक है, मुगलों के बाद फिर छोटे छोटे राज्य बने, मराठों की शक्ति बढ़ी दक्षिण भारत में। जब आप विजयनगर और बहमनी का अध्ययन करेंगे तो विजयनगर का पतन होता है तो हिंदू शक्ति के रूप में दक्षिण भारत में मराठों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने तो यहाँ तक प्रयास किया मराठों ने कि उत्तर भारत पर भी वो नियंत्रण करने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन अनुभवहीनता के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। इसके बाद आपका आता है मुगल काल। मुगल में कुछ खास शासक हैं, चाहे अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनके राजपूत नीति से, धार्मिक नीति से, दक्कन नीति से, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। मुगलों के बाद जो छोटे छोटे राज्य आए, वहां से आपका कुछ प्रश्न बनते हैं। मुगलों का चित्रकला यानी कि संस्कृति में जो आया, उनका साहित्य और उनकी आर्थिक व्यवस्था, जैसे मनसबदारी है, जागीरदारी है, वहां से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद अंग्रेज काल पर हम लोग बात करते हैं। मुगल जब कमजोर हुए, छोटे छोटे राज्यों को, और मराठा शक्ति हुए, मैसूर हुए, और कुछ विदेशी शक्तियां का जो आगमन हुआ अंग्रेजों के अलावा, फ्रांसीसी, डच, उन लोगों को पराजित कर बंगाल जो आपका हुआ, और अवध, बंगाल, अवध और मुगल, ये तीनों सम्मिलित शक्तियों को, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, उनको पराजित कर अंग्रेजों ने क्या किया, पहले बंगाल पर नियंत्रण किया, फिर मैसूर पर किया, फिर मराठा क्षेत्र पर किया, अंततः 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों का इस ढंग से नियंत्रण हो गया। तो अंग्रेजी काल को आपको 2 पार्ट में स्टडी करना है। पहला पार्ट जो है 1757 से लेकर के 1857 तक, ठीक है, और दूसरा पार्ट है 1857 से 1947 तक। पहले पार्ट में जो आपका होगा, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जो है प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किए, बल्कि अपने आप में उन्होंने सुधार किया। ठीक है, ये पहला पार्ट में। और अंग्रेजों के द्वारा तरह तरह के अधिनियम लाए गए, उसमें सुधार किए गए, अलग अलग एक्ट का स्टडी करना है। और जो यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक सुधार किए गए, उसके कौन कौन नेता थे, चाहे दयानंद सरस्वती हो, राजा राम मोहन राय हो, मुस्लिमों के हुए, ठीक है, सैयद अहमद खान जो हुए, इस सिखों के हुए, तो इन लोगों ने अपने आप में सुधार किया फर्स्ट राउंड में। और जो सेकेंड राउंड हुआ, 1857 का महान विद्रोह हुआ, उसके बाद जो है अंग्रेजों के विरुद्ध छोटे छोटे संगठन बनाए। बाद में वो बड़ा संगठन बना 1885 में कांग्रेस के रूप में। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस भी जो है आपका पहले उदारवादी नीति को अपनाया। कांग्रेस का ही कुछ धड़ा अलग होकर के उग्रवादी और आतंकवादी स्वरूप में आपका बदला। उस सारा को आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर चलता है आपका कि प्रेस का कैसे विकास हुआ, शिक्षा का कैसे विकास हुआ, अंग्रेजों की अकाल नीति क्या थी, अंग्रेजों की आर्थिक नीति क्या थी, अंग्रेजों का भू राजस्व से संबंधित जो जो नीतियां थी वो क्या थी। वहां से लेकर के आपके सारे अधिनियमों को पढ़ते हुए 1947 तक पढ़ना है। इसमें कुछ खास सेक्शन होते हैं इतिहास में,
वहीं से प्रश्न आते हैं, उससे बाहर नहीं आते हैं। यहाँ आपको विद्वान नहीं बनना है, यहाँ पर सिर्फ परीक्षा पास करनी है, इसी को ध्यान रखना है। फिर निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और शायद ही इतिहास से कोई प्रश्न छूटे। इन तथ्यों का आप ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आपके 15 मार्क्स में 13 या 14 आराम से आ जाएंगे। मैं क्लासेस शुरू भी करूँगा, उसे आप लोग ध्यान से देखते रहें। इतना ही आज बताना था। भूगोल के बारे में फिर बाद में बताऊँगा। ठीक, धन्यवाद।